गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएससन यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है इलेक्ट्रिकल का, कौन सा क्लास है? क्लास 2 है। ठीक है, तो जो बच्चा मेरा पहला क्लास नहीं देखा है, सबसे पहले वो पहला क्लास देखे, तभी दूसरा क्लास देखेगा, तभी उसको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा चीज़, अगर उसको ईडी पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, या कुछ और अपडेट जानना है, तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके सभी चीज़ों को देख सकता है। स्ट्रेट वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें जो जो मटेरियल्स है उसको जाके पढ़ सकता है। ठीक है, जो भी नया बच्चा है। तो आज का क्लास भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज भी लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चुन चुन के लिए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। तो आज का क्लास हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका बाबू। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। देखो, कल भी बताए थे पीपीई क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब खुद की सुरक्षा के लिए जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे पीपीई अंतर्गत पीपीई किट कहते हैं या पीपीई कहते हैं। तो जैसे खुद की सुरक्षा बोले तो मेरा किस किस चीज़ों का सुरक्षा करना होता है, या तो हेड का सुरक्षा कर सकते हैं इंडस्ट्री में, या तो अपना हाथ का कर सकते हैं, अपना नाक का कर सकते हैं, अपना फेस का कर सकते हैं, अपना पैर का कर सकते हैं, तो इसे पीपीई कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये है ना, ये चित्र है। ये चित्र आपको दिखाता है, ये किस चीज़ को दिखाता है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ये जो चित्र आपको दिखा रहा है दोनों वाला 1 और 2, ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन को दिखा रहा है। इसका काम जब होता है, इसका यूज जब करते हैं जब हमको कहीं भी वेल्डिंग करना होता है। तो वेल्डिंग करते समय वह बहुत सारा क्या होता है, लाइट निकलता है। तो लाइट से मेरा आँख खराब नहीं हो जाए, क्योंकि दिन भर हमको वेल्डिंग करना रहेगा तो आँख में प्रॉब्लम आ सकता है डेली करने से। तो वहाँ पे ना एक आँखों के प्रोटेक्शन के लिए, अपने फेस के प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ का यूज़ करते हैं, कि डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। जब हमको वेल्डिंग करना रहता है तो एक हाथ में हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ में वेल्डिंग टॉर्च का हैंडल को पकड़ के वेल्डिंग करते हैं, ताकि मेरे आँख खराब नहीं हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन प्रॉपर नहीं हो सकता है, यहाँ पे वेल्डिंग लगाना चाहिए, वेल्डिंग हेड स्क्रीन। यहाँ पे ये छूट गया। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से पीपी में और नोज नाक का सुरक्षा करना हो तो उसे हम नोज मास्क कहेंगे, नोज मास्क लगाएंगे, जो कि आप लोग कोरोना में सभी लगाए होंगे। कोरोना के कोविड काल में सभी नोज मास्क को लगाए होंगे, एकदम जरूर है, तो इससे कोई भी अपरिचित नहीं है। दूसरा है हेड शील्ड। हेड बाइक जो चलाता है जरूर अपना अथी सर के सुरक्षा के लिए हेड शील्ड या जो है हेलमेट का यूज करता है। उसी तरह से फेस शील्ड, फेस शील्ड तो हो ही गया, फेस की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का यूज करते हैं, जिसे हम हैंड स्क्रीन भी कह सकते हैं। फेस शील्ड की सुरक्षा के लिए हैंड स्क्रीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये तो आपका राइट आंसर हो ही गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, देखो कैसा दिखता है, रियल में ऐसा दिखता है ना। देखो यहाँ पे जब हम वेल्डिंग करेंगे तो ये आपका पूरा फेस को ढक लेगा, ये पूरा भाग फेस को ढक लेगा, और बीच में इतना सा एक विंडो टाइप का रहेगा, उससे हमको क्या क्या थोड़ा थोड़ा दिखेगा, विजिबल होगा आगे करे, और इसको फिल्टर करके दिखाएगा किरण को। इसका काम क्या होता है? यूज्ड इन, इसका कब यूज करते हैं? देखो, यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग करते समय करते हैं टू प्रोटेक्ट द फेस, चेहरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड नेक, गर्दन को, फ्रॉम स्पार्क्स, जो भी वहाँ पे स्पार्क्स होता है, एंड स्पेटर्स वेयर लिटिल और नो हैंड्स ऑन द वर्क इज परफॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार के कामों में हम अपने जो वहाँ पे स्पेटर्स होता है, स्पार्क्स होता है, उससे सुरक्षा के लिए हम हैंड स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जो रियल मायने में इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन से आप लोग जरूर कुछ समझे होंगे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। देखो, अगर कोई भी चीज़ खराब होगी, है ना, किसी चीज़ को यूज किए, बोतल हो, प्लास्टिक हो, या कोई कोई बर्तन हो, जो कि हम प्लास्टिक का हो, जिसको यूज किए, ठीक है, यूज करने के बाद अगर हम उसको फेंक दिए तो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है ना, बर्बाद हो जाता है, वेस्ट कहते हैं उसे। तो उस वेस्ट को क्या करते हैं, किस तरह से हम वेस्ट मटेरियल को
यूज करें ताकि बहुत सारे एनर्जी को सेव करे, हमारे एनर्जी को क्या कर दे, सेव कर दे। तो देखो इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लैंडफिल। अगर ज़मीन के अंदर उसको गाड़ देंगे तो क्या हमारा ये एनर्जी सेव होगा? नहीं। अगर हम ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे तो परमानेंटली वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक बार यूज किए और दोबारा ज़मीन के अंदर गाड़ दिए, मतलब उसमें जो भी उसका यूज कर सकते थे अब दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ज़मीन में गाड़ने से इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ या तो एनर्जी का बचत नहीं हुआ। दूसरा रिसाइकलिंग, हाँ देखो रिसाइकलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जिस चीज़ों को हम यूज कर रहे थे एक बार यूज किए, ठीक है, वो खराब हुआ, तो खराब होने के बाद उसको क्या किए, रिसाइकल करें, दोबारा पुनः उसका यूज करने के लिए हम उसको तैयार कर दिए, रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर करके पुनः तैयार कर दिए। तो क्या हुआ, अब हमको यहाँ पे एनर्जी का बहुत सारा बचत हो गया। अगर हम दूसरा नया बोतल बनवाते तो उसके लिए नया रॉ मटेरियल आता, फिर वो क्या होता उसमें बनाते, लेकिन इसमें कुछ कुछ पोर्शन इसमें थोड़ा थोड़ा नया मटेरियल को लगाना पड़ा और बाकी पुराने वाले चीज़ों से ही काम चल गया। तो इससे हम एनर्जी को बचत कर लिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। भस्मीकरण से भी एनर्जी का बचत नहीं होगी, यह भी क्या करेगा, पूरा का पूरा वेस्ट को खत्म कर देगा जला करके। कंपोस्टिंग या क्या करेगा, खाद के रूप में बना देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर हो गया। तो ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे भी बना दीजिएगा। चलो यहाँ पे आप लोग का जो भस्मीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम यहाँ पे नीचे में कुछ कुछ पॉइंट दर्शा दिए, उसको आप लोग देख लेना। भस्मीकरण या तो क्या है, इंसिनरेशन इज द हाई टेम्परेचर बर्निंग। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ों को हाई तापमान पे हम क्या करते हैं, जलाते हैं, जिसे हम रैपिड ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑफ वेस्ट, कोई भी वेस्ट है, खराब चीज़ है, गंदगी है, उसको जब उस तापमान पर जलाते हैं उसे हम भस्मीकरण कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल फ्लेम कंबसन्स, इससे हम कंट्रोल फ्लेम कंबसन्स के नाम से जानते हैं। या तो कैलकुलेशन एंड इज अ टेक्नोलॉजी दैट डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन वेस्ट मटेरियल। और यह क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को के वेस्ट को डिस्ट्रॉय करके हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इन वेस्ट मटेरियल। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो रहता है उसको हम वेस्ट मटेरियल के रूप में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहीं तो यूनिक चीज़ था, उसको भी हम क्या करते हैं, लिख के बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, विच आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड वेलीज। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़िता के लिए करते हैं जिसकी छाती या पेट में चोट हो। देखो जब जो कोई भी बिजली से इंजर्ड हो गया होता है ना, शॉर्ट सर्किट लग गया, तो क्या होता है, उसको सांस लेने में परेशानी होती है। तो उस समय जब शॉर्ट सर्किट लड़ रहा था तो उस समय हो सकता है उसके छाती में चोट लग गया हो सकता है उसके बैक में चोट लग गया हो, या तो शॉर्ट सर्किट नहीं भी लगा, ऐसे ही इंजर्ड हो गया हो, तो उसका बैक में इंजरी हो गया, चेस्ट में इंजरी हो गया। तो उसके लिए ना, जब उसको श्वास लेने में परेशानी हो लगता है तो उसके लिए मुख्यतः 3 मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम पहला करते हैं सेफर मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा करते हैं सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। सेफर होता है, सिल्वेस्टर होता है, फिर आपका माउथ टू माउथ, ठीक है, माउथ टू माउथ मतलब मुंह से मुंह में करते हैं। तो इसमें से ना 2-3 इम्पोर्टेंट जो श्वसन की प्रक्रिया है, आर्टिफिशियल श्वसन की प्रक्रिया है, उसमें से ये सब है। तो सेफर में क्या करते हैं, सेफर में क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, पीठ केवल लेटा के उसके छाती को प्रेस करते हैं, पुल पुश करते हैं, तो उस श्वसन की प्रक्रिया को हम सेफर कहते हैं। उसी प्रकार अगर पेट केवल लेटा के करते हैं तो उसे सिल्वेस्टर कहते हैं, और अगर मुंह से मुंह में श्वास देते हैं उसे माउथ टू माउथ श्वसन कहेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा, अगर पूछ रहा है दोनों मेरा क्या हो, इंजर हो, अगर छाती और पेट अगर दोनों मेरा इंजर हो, देखो किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करेंगे उस प्रयत्न के लिए, इसके छाती और पेट, अगर छाती और पेट दोनों इंजर रहता है ना, तो छाती पे भी हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, ना तो हम इसके पेट पे प्रेस करते हैं। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर विधि, यानी नेल्सन्स आर्म प्रेशर मेथड, उसमें आर्म्स का यूज करते हैं। उसका जो आर्म होता है या बाजू होता है, बाजू को ऐसे इस तरह से मोड़ते हैं और उसको पुल पुश करते हैं, तो उसको सांस लेने में आसानी होता है, उसका जो फेफड़ा होता है वो ऊपर नीचे होने लगता है।
तो ये आपका 4 मेथड हुआ। जैसे देखो माउथ टू माउथ किस तरह से रिस्पायरेशन करते हैं, इस फिगर से आप लोग देख सकते हो। ऐसे भी इस फिगर से अगर इस तरह से कोई भी श्वसन करेगा तो ऐसे भी वो मरा हुआ भी रहेगा तो जिंदा हुआ। देखो इस पिक्चर में देखो कैसे आपका रिस्पायरेशन कर रहा है, माउथ टू माउथ श्वसन दे रहा है। ठीक है, इसको कोई गलत मीनिंग इसका कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि एक्चुअली हम इसको समझाने के लिए यहाँ पे दिए। दूसरा हम फिगर आपको दिखा देंगे, राइट आंसर तो ये हो गया। दूसरा फिगर आपको दिखा देंगे, यहाँ पे आप लोग देखो, पहला है सेफर मेथड, है ना। सेफर मेथड में क्या किए हैं, इस व्यक्ति जिसको चोट लगा है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसको पेट के बल इसको लेटा दिया गया है और उसके बैक को क्या कर रहे हैं, ये हैंड से प्रेस कर रहा है। तो प्रेस करेगा, उसके चेस्ट पे दबाव लगेगा तो ऊपर नीचे पुल पुश होगा उसका चेस्ट या फेफड़ा, तो क्या होगा, उसको श्वास धीरे धीरे आएगा, वो मरेगा नहीं। उसी प्रकार ये क्या है, सिल्वेस्टर मेथड में क्या किया, इसको पीठ के बल लेटा दिया, तकिए रख दिए और यहाँ पे चेस्ट पे क्या कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, देखो दाब के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये श्वसन थोड़ा सा थोड़ा हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो व्यक्ति मरेगा नहीं। तो ये सब क्या है, श्वसन करने का तरीका है। तो अगर पूछे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन क्या होता है, सेफर मेथड क्या होता है, आपका सिल्वेस्टर मेथड क्या होता है, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, श्वसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकता है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इज काउज फॉर इन्फेक्शंस। देखो इन्फेक्शंस कब होगा, इन्फेक्शंस होता है जब कोई वायरस आप पे हमला करे, जब कोई बैक्टीरिया आप पे हमला करे। जैसे होता है ना, बोलता है सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे चेचक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या होता है, विषाणु के कारण होता है। तो जीवाणु या विषाणु से ग्रसित होने के कारण हमारा जो रोग होता है उसे हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स कह सकते हैं या जैविक नुकसान कह सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर तो हो गया जैविक नुकसान। ये तो पकड़ा गया किस प्रकार के व्यवसाय स्वास्थ्य खतरे में संक्रमण होता है, तो संक्रमण होता है आपका ये कीटाणु विषाणु ये सब जीवाणु से, जिसे हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स करते हैं। इसके अलावा है आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ों से हम क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके कारण करंट लगना, चोट लगना, इस सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका है फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स। देखो फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होता है ना, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट दर्शाए हैं, या तो इसका क्या कारण होता है उसके बारे में हम यहाँ मेंशन किए, आप लोग देख लो। नीचे लिखा हुआ रीजन फॉर फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स, शारीरिक खतरा कैसे कैसे पैदा होता है। तो देखो शारीरिक खतरा कब पैदा हुआ, या तो हमको इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, समय से ज़्यादा, यानी 8 घंटा का ड्यूटी 12 घंटा काम कराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है थकान होगा। मेरा शरीर जो है 8 घंटा के लिए रिलायबल है या आदि है, और उससे 12 घंटा काम करवाया जा रहा है तो दिक्कत होगा। तो उसमें भी क्या होता है, खतरा पैदा होता है, फिजियोलॉजिकल शारीरिक हजार्ड्स। दूसरा होता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये तो हो गया। उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मन नहीं लग रहा है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उसमें भी क्या होता है, आपका इधर उधर दिमाग भटकते रहता है, तो उसके कारण भी आपका शारीरिक खतरा हो सकता है। मशीन चला रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, मशीन चला रहे हैं कहीं और ध्यान आपका है, तो हाथ अंदर चला गया, हाथ कट गया, ये कुछ हो गया, तो ये सभी कारण होते हैं। तो कुछ कारण होता है, देखो लैक ऑफ सुपरवाइजर एंड कोवर्कर सपोर्ट, सुपरवाइजर अच्छा से बताया नहीं, या वर्क कैसे करना है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा काम करना पड़ गया उसको, वर्क इनसेटिस्फेक्शन, वर्क से वो सेटिस्फाई नहीं है, कामों से सेटिस्फाई नहीं, लीन प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग, प्रोडक्शन जो है वो लीन है, वो मजबूत, वो अच्छा नहीं है। इमोशनल लेबर, जो लेबर इमोशनली, कोई भी सुपरवाइजर या कोई भी जो सीनियर लीडर है वो डांट दिया तो इमोशनली क्या हो गया, रो दिया, वो सह नहीं पाया उसकी गुस्सा को, वो समझ नहीं पाया उस सिचुएशन को, तो इससे भी क्या होता है, ये शारीरिक खतरा हो सकता है ध्यान भटकने से। तो इन सभी खतरों को हम फिजियोलॉजिकल या कहें शारीरिक हजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो मानसिक नुकसान या कहें साइकोलॉजिकल नुकसान, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग को याद रखना है या समझना है। तो मानसिक नुकसान क्या होता है ना, जब कोई भी वर्क करते हैं ना तो उसमें स्ट्रेस फील होता है, तनाव फील होता है, तो स्ट्रेस या तनाव फील होने से भी जो खतरा पैदा होता है उसे हम साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। उसका भी कुछ कुछ कारण होता है जिसको हम मेंशन कर दिए हैं। देखो रीजन फॉर साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, तो इसमें क्या क्या है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जिस काम को कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमको तनाव रहे तो उसके कारण जो खतरा हमारे शरीर पर पैदा होगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा या कुछ बीमारी हो जाएगा या शुगर बढ़ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो कि मानसिक तनाव के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा है हैरासमेंट्स,
ये हरासमेंट्स के कारण भी आपका जो होता है नुकसान या कहें तनाव होता है, खतरा होता है, उसे हम फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स कह सकते हैं। लोन और रिमोट वर्किंग, लोन और रिमोट वर्किंग क्या होता है, अकेले अकेले काम कर रहा है, कहीं दूर दराज एरिया में काम कर रहा है, तो उससे भी वो क्या होता है, डिप्रेस्ड फील करता है, अच्छा फील नहीं करता है, तो उसके कारण भी जो खतरा पैदा होता है उसे मानसिक तनाव के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद वायलेंस इन वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, वायलेंस हो जाए या होता रहे, तो उसके कारण भी उसके शरीर या कहें मन पे एकदम प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, बोथ फ्रॉम स्टाफ है ना स्टूडेंट, तो इससे भी आपका जो खतरा पैदा होता है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स होता है। फाइटिंग मतलब होता है थकान या एल्कोहल या ड्रग्स का यूज करके जो है वो काम कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हम रखते हैं फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, फिजियोलॉजिकल हजार्ड्स या साइकोलॉजिकल हजार्ड्स से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल। तो इस टूल्स का यूज तो हम बताए थे ना, ये टूल्स आपका क्या था, इसका नाम पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा अगर जानते हैं, पिछला क्वेश्चन या पिछला मेरा लेक्चर देखे हैं तो इसके बारे में बताए थे। यह जो प्लायर्स है किस टाइप का प्लायर्स है, इसे हम पिंसर प्लायर कहते हैं, है ना, पिंसर प्लायर। पिंसर प्लायर का काम क्या था, कहीं भी कोई भी लकड़ी से काटिंग निकालना है, नुकीली चीज़ों को निकालना है, कोई भी चीज़ जो उसमें गड़ा हो उसको निकालना है, तो उस प्रकार की चीज़ों के लिए हम पिंसर प्लायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए नहीं, गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए हम ये चिमटा का यूज करते हैं। यहाँ ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, तारों को काटने के लिए या ट्विस्ट करने के लिए भी इसका यूज नहीं करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड्स, हाँ, लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए हम जिस प्लस का यूज करते हैं, जैसे पिंसर प्लस करते हैं, तो क्या है, पिंसर प्लस है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वोल्ट और नट को ढीला करना, वोल्ट और नट को ढीला करने का काम ये तो है ही नहीं इसका, वो तो काम है आपका वो तो काम है आपका रेंच का, जिसे हम स्पैनर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया, सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, हाउ विल यू डायग्नोसिस द विक्टिम्स इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। अगर कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है तो कैसे पहचानेगा, तो देखो जिसको हार्ट अटैक आता है ना, जो हार्ट अटैक से जिसका मृत्यु हुआ है, तो उसका एक पहचान होता है, उसका जो ओंठ होगा ना, ओंठ के चारों तरफ नीला नीला रंग का निशान पड़ जाता है। तो कभी भी आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाए अचानक, या तो ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें हमको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है इस व्यक्ति का मौत कैसे हुआ है, तो बोलेगा दिल का दौरा से हुआ है, तो उसका पहचानने का एक कॉमन तरीका होता है कि उसका ओठ जो होता है उसके चारों तरफ नीला नीला रंग का निशान पड़ जाता है। तो देखो नीला नीला रंग का निशान कहाँ पे है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से तो मर गया, तो उसमें कैसे पता चलेगा दर्द है, ये तो बिल्कुल से बेतुका आंसर है। मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, नहीं, यह भी कोई उचित आंसर नहीं है। पेट में अधिक सूजन, सूजन का भी कोई ये नहीं है। तो ये होता है ओठों के चारों ओर नीला रंग, आपका डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई हार्ट अटैक से मरा हो तो जरूर आप पहचानिएगा। ठीक, चलो करेक्ट आंसर का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एकदम VVI क्वेश्चन है, मस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। इसका क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स। तो इस टूल्स का नाम जो भी व्यक्ति जानता है वह क्या करेगा, मेरा कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जवाब देगा। ठीक है, चलो, तो इसका टूल्स का नाम क्या है ना, अगर जनरली पूछा जाए तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्लायर्स है ना, प्लायर्स का एक प्रकार से, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में पिलास कहते हैं। ठीक है, तो पिलास का एक प्रकार है, तो पिलास का एक प्रकार है, तो कौन सा पिलास है, इसमें स्पेशली नाम होता है ना। अगर किसी को बोला जाए संतोष है, किसी को बोला जाए नीलम है, गीता है, मोहन है, तो ये तो इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में कहीं बहुत सारे हैं ना। तो अगर उसका हमको घर पहुंचना हो, उसके घर जाना हो, तो प्रॉपर बताना पड़ेगा ना, ये दिल्ली में रहता है या सेक्टर 9 में रहता है, सेक्टर 4 में रहता है ना, उसके पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है। उसी प्रकार अगर हमको दुकान से प्लायर्स खरीदना होता है या कुछ खरीदना होता है, उसका एक प्रॉपर नेम या डेजिग्नेशन बताया जाता है कि हमको कटिंग प्लायर्स चाहिए, उसका लेंथ ये चाहिए, या तो लॉन्ग नोट प्लायर चाहिए, राउंड नोट प्लायर चाहिए, तो स्पेशली उसका नाम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बोलना है, जब इस फिगर से पहचाना है, तो इस फिगर का नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर्स, है ना, इसका नाम है DIGONL, डायगोनल कटिंग प्लायर्स। ठीक है, प्लायर्स। तो डायगोनल कटिंग प्लायर्स का क्या होता है ना काम, इसका काम होता है किसी भी तार को कट करना है या क्या करना है, देखो, फॉर इन्वॉल्विंग कटिंग एंड सिंकिंग वायर्स,
कट करना है या तो छीलना है। वायर को होता है ना, कभी कभी उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा रहता है वायर के ऊपर, उस इंसुलेटिंग मटेरियल्स को छीलना है या कट करना है। तो इन सभी कामों, और पिंस को कभी कभी रिमूव करना है, नेल्स को रिमूव करना है, तो इन सभी कामों के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं, डायगोनल प्लायर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल प्लायर्स का काम पूछे तब बता देना। और बाकी ऑप्शन क्या है, देखो बाकी ऑप्शन आपका वायर स्ट्रिपर। तो वायर स्ट्रिपर इसका दूसरा नाम होता है वायर कटर। वायर कटर, तो वायर कटर या वायर स्ट्रिपर क्या होता है ना, अगर वायर को हमको कटिंग करना है तो जिस टूल्स का यूज करेंगे, जिस प्लास का यूज करेंगे, उसे हम वायर स्ट्रिपर के नाम से जानते हैं। यह आपका क्वेश्चन भाइवा में भी हम पूछे थे वायर स्ट्रिपर के बारे में। ठीक है, आपके टेबल पर अगर आप देखे होंगे तो जरूर रखा होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल। तो क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत एडवांस टूल होता है, इसके बारे में आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। क्रिम्पिंग टूल क्या होता है ना, अगर दो तार को हमको कनेक्ट करना, मान लो तार ए है और तार बी है, तो दो तारों को कनेक्ट करने के लिए जिस टूल्स की जरूरत होती है उसे हम क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। इसका और भी यूज है, मान लो एक वायर है ना, तो इस वायर में हमको कोई कनेक्टर लगाना, जैसे इस शेप का कोई भी हमको शेप में कोई चीज़ लगाना है यहाँ पे, मान लो कहीं पे कनेक्शन करने के लिए, तो ये जो हमारा कनेक्टर होगा ना, तार से जोड़ेंगे, तो चार तार से कनेक्टर को जोड़ने के लिए जिस टूल्स का यूज करेंगे उसे भी हम क्रिम्पिंग टूल कहेंगे। ठीक है, तो क्रिम्पिंग टूल का यूज आप लोग समझ गए, दो तार को जोड़ना हो या तो कोई भी कनेक्टर को हमको तार से जोड़ना हो तो उसके लिए हम क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। इसका हम फिगर भी दिखा देंगे ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है कम्बिनेशन प्लायर। तो कम्बिनेशन प्लायर का क्या होता है ना, दो या दो से अधिक काम कर रहे हैं, जैसे ये कोई सिलेंड्रिकल या राउंड पाइप हो, सॉरी राउंड जो वायर है उसको पकड़ ले, उसको कट भी कर दे, उसको छील भी दे, तो मल्टीपर्पज़ काम कर देता है, इसलिए हम इसको कम्बिनेशन प्लायर्स कहते हैं। उसके बाद डायगोनल प्लायर्स तो ये बता ही दिए। अब सभी का आप लोग फिगर देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर दिए, इसका फिगर दिखा दिए। यहाँ पे आप लोग देख लो कौन कौन सा फिगर है, आप लोग पहचानना। ये जो है आपका कम्बिनेशन प्लायर है ना, आपको दिख रहा हो कम्बिनेशन प्लायर, इसका यहाँ आगे का भाग फ्लैट होता है, फिर उसके बाद ये वी शेप का रहता है ना, तो इसका वी शेप में ये जो चीज़ है, यहाँ पे देखो कोई भी सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपका ये फ्लैट जॉब है, तो यहाँ से किसी भी चीज़ को प्रेस कर सकते हैं, है ना। ये फलक्रम आपका इसी के अबाउट हमारा जो है दोनों जॉ इसका होता है, रोटेट करता है, ये आपका हैंडल है। और कटिंग करना हो किसी भी वायर का, तो यहाँ से देखो ना, यहाँ पे एक ग्रुप बना होगा, तो वायर का कटिंग यहाँ से भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मल्टीपर्पज़ यूज हो गया। और यहाँ पे लिखा भी है कम्बिनेशन प्लायर्स और मल्टीपर्पज़ प्लायर्स, है ना, मल्टीपर्पज़ के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ग्रिपिंग कर, कंबाइनिंग ग्रिपिंग जॉ, ग्रिपिंग ये ग्रिप करने के लिए ग्रिपिंग जॉ दिया गया है विथ वायर कटर्स, वायर कटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। दे कैन बी यूज फॉर ग्रिपिंग, इसका ग्रिपिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, बेंडिंग है, किसी चीज़ को मोड़ना हो, ट्विस्टिंग करना, मचोड़ना हो, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग एंड कटिंग वेरियस मटेरियल्स, और किसी भी चीज़ को कटिंग करना हो तो इन सभी कामों को ये आपका कम्बिनेशन प्लायर्स कर देता है। और ये जो आपका है देखो वायर स्ट्रिपर यही है ना, ये आपको टेबल पर जरूर आप लोग देखे होंगे, जब हम भाईवा ले रहे थे तो वायर स्ट्रिपर वहाँ पे रखा था। तो ये आपका वायर स्ट्रिपर है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी तार को काटना है तो काटने के लिए इस चीज़ का या छोटा टूल्स या छोटा प्लस का यूज कर लेते हैं। और ये VBI जो बताए थे, यही आपका है, क्या है, ये आपका है देखो क्रैम्पिंग टूल्स, है ना, बी में जो बताए थे क्रैम्पिंग टूल्स, यही आपका क्रैम्पिंग टूल्स है। क्रैम्पिंग टूल्स में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कटिंग का पोर्शन दिया, यहाँ से आप किसी वायर को कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्रैम्पिंग करने के लिए यहाँ पे घाट दिए, इस तरह से क्रैम्पिंग करने के लिए दो तार को क्रैम्प कर सकते हैं, यहाँ से भी इस शेप में क्रैम्प कर सकते हैं। ये आपका एडवांस क्रैम्पिंग टूल्स है। जैसे कोई भी बराबर केबल्स होता है, केबल्स में हमको कोई भी कनेक्टर लगाना है तो इस टूल्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। देखो, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से आप लोग क्या किए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे चारों प्लायर्स के बारे में, क्रैम्पिंग टूल्स के बारे में, कटिंग ये कम्बिनेशन प्लायर्स के बारे में, वायर स्ट्रिपर्स के बारे में। जरूर अगर आगे क्वेश्चन आए तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। देखो सेफ्टी साइन हम आपको बताए थे कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। पहले आपका क्या बताए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निषेधात्मक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोले थे प्रोहिबिशन साइन, ठीक है। दूसरा बताए थे हम वार्निंग साइन, है ना। तीसरा हम बताए थे मैंडेटरी साइन। चौथा बताए थे इंफॉर्मेटिव साइन। तो यह जो है, यह बताए थे कि कोई भी गोलाकार भाग रहे और गोलाकार भाग में कोई सिंबल बना रहे तो वह दर्शाता है हमारा मैंडेटरी साइन को, यानी कोई भी चीज़ों को जो करना आवश्यक है। जैसे केमिकल वाला वर्क हो रहा है तो केमिकल को अगर H2SO4 HCl को छूना है, क्या हम हाथ से छूएंगे? कभी नहीं, हाथ मेरा पूरा गल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हैंड ग्लव्स पहनना होता है।
तो हैंड ग्लव्स ये क्या है, मैंडेटरी साइन है कि उस काम को करने के लिए, उसको छूने के लिए आपको हैंड ग्लव्स पहनना ही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैंडेटरी साइन, है ना, बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपका बुक में दिया इन्फॉर्मेटिव साइन, तो आप लोग देख लेना, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आपका डी आंसर दे दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। और बार्निंग साइन कैसा होता है, तो बार्निंग साइन आपका त्रिभुजाकार शेप में होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन साइन, ये प्रोहिबिशन निषेधात्मक चिन्ह गोल तो होता है लेकिन बीच में क्रॉस ऐसे किया हुआ रहता है। इन्फॉर्मेटिव साइन कैसा होता है, स्क्वायर बॉक्स में रहता है ना। तो ये सभी आपको बता ही दिए पहले क्लास में, तो आप लोग को बार बार बताने की जरूरत है नहीं। बाकी देखो ये आपका चित्र जो है ये आपका दिखा रहा है मैंडेटरी साइन को, तो क्या है इसी तरह से ना, देखो इसी में से एक पार्ट है ना, यहाँ पे देखो ये वाला है, तो किसके अंतर है, मैंडेटरी साइन का है। यहाँ पे आपको सेफ्टी ये हैंड स्क्रीन लगाना है, वेल्डिंग करते समय यहाँ पे हेलमेट लगाना है, यहाँ पे आपका एयरबड्स लगाना है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को यहाँ पे दिखा दें। उसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव साइन को आप लोग देखोगे तो इन्फॉर्मेटिव साइन कैसा है, ये आपका यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे कॉलिंग बूथ है, यहाँ पे आपका स्पून वगैरह कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता है, यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे साइकिल जाने का रास्ता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ये इन्फॉर्मेटिव साइन दर्शाता है। तो आप लोग गलती नहीं करिएगा, जब आप अच्छा से पढ़े रहिएगा तो गलती होने का संभावना कम हो जाएगा, जब आपके पास कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा, ठीक। तो आंसर गलत हुआ तो क्या हुआ, हमको तो पता चल गया ना कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। देखो यह भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर बोल रहा है पीड़िता के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। अगर कहीं भी किसी को चोट लग गया तो रक्त बहता है ना, खून निकलता है, तो खून निकलता है तो क्या करने अगर करेंगे तो उसका जो है खून का बहाव बंद हो जाएगा। मलहम लगा देंगे, नहीं, पहले मलहम नहीं लगाना है। चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना है, नहीं, यह भी नहीं करना है। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना है, यह भी नहीं करना है। वहाँ पे क्या करना है, चोट लगे हुए भाग को पहले उस पर दबाव डालना है। जैसे ही दबाव डालेंगे तो वहाँ का खून क्या होगा, रुकेगा, या कहीं उसका खून आना बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा तो उसका खून फिर जमना स्टार्ट होगा, थक्का बना लेगा, तो फिर बाहर खून नहीं निकलेगा। तो मेन जो इम्पोर्टेंट उपाय होता है जो हमारे बुक में दिया है, तो यह होता है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। जहाँ पे हमारा इंजरी हुआ है वहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगा के प्रेस करके रखेंगे तो अपने आप वहाँ से जो ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा। तो आपका परफेक्ट आंसर डी हो गया, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इमीडिएट एक्शंस शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कंटेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। कह रहा है पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि अभी वह विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। देखो इस क्वेश्चन का अगर तुम लोग जवाब नहीं देते हो ना तो समझो सबसे नल्ला आदमी तुम हो, सबसे नल्ला व्यक्ति है, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी को आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शॉर्ट सर्किट में फंसा हुआ है या कहें विद्युत करंट से लाइन में चिपका हुआ है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि लाइन का जो कनेक्शन है उसको ऑफ कर दें, है ना। जहाँ पे मेन स्विच है उसको स्विच को बंद कर देना है। देखो हाथों द्वारा खींचना नहीं, हाथ द्वारा खींचेंगे तो खुद भी वहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि करंट उसमें फ्लो हो रहा है। जब तुम उसको पकड़ोगे तुम्हारे अंदर भी करंट फ्लो होने लगेगा तो तुम भी उसमें सट जाओगे। दूसरा है आपका अपने पदाधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। पदाधिकारी को जब तक झटका के बारे में जानकारी देगा जब तक तो जिंदा लाश बन जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड या 1 मिनट का तो काम ही रहता है, तो यह भी नहीं करना। कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कंटेक्ट, किसी को कॉल करेंगे फिर आएगा, यह भी क्या पागल जैसा ये बेतुका आंसर दिया है। डी में दिया ब्रेक कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर। हाँ यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है या इंपॉर्टेंट आंसर दिया, आपका राइट आंसर होगा कि जहाँ से वो पावर सप्लाई आ रहा है मेन फ्यूज से या एमसीबी हो या फ्यूज हो उसको तुरंत निकाल लेना है। जैसे ही निकालेंगे कनेक्शन खत्म हो जाएगा और वहाँ से वो क्या होगा, छूट जाएगा शॉर्ट सर्किट से या तार से, ठीक। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। तो समय रहते आपको अगर किसी को देख लिए कि वहाँ पे तार में लटका हुआ है, करंट लगा हुआ है, तो क्या करना है आपको, यही काम करना है, ठीक। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉशनरी साइंस। देखो यह जो है ना, यह साइंस हम पढ़ते हैं रोड सेफ्टी के अंतर्गत, और तुमको शायद बताए भी थे पिछले क्लास के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि जितना भी एक क्वेश्चन आता है ना उससे एक क्वेश्चन से हम 5 या 7 क्वेश्चन निकाल के बना देते हैं। तो इस तरह से हम जब करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप मिलती जाता है, या कहीं क्लास भी ले लिए तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगता है। तो रोड सेफ्टी के अंतर्गत बहुत सारा सिंबल पढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पे स्कूल है,
यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पैदल चलने का रास्ता है, यहाँ साइकिल चलाने का रास्ता है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम रोड सेफ्टी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे गिव अवे का मतलब ये होता है, ठीक है, तो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। तो उसमें से ये जो साइन होता है ना, ये साइन हमारा दर्शाता है कि यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता है, पैदल चलने का रास्ता है, या कहें जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं ना, यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा छोटा छोटा पट्टी बना रहेगा, किसका, एक पट्टी का निशान बना रहेगा, जिसका मतलब होता है कि पैदल चलने का रास्ता होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका डी तो राइट आंसर हो गया, पैदल क्रॉसिंग। इसके अलावा आप लोग समझिएगा स्कूल का सिंबल क्या होता है, गार्डेड साइन क्या होता है, अनगार्डेड साइन क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो यह जो आपका सिंबल दिखा रहा है, त्रिभुज के अंदर जो सिंबल दिखा रहा है, उसे हम कहते हैं गार्डेड साइन। गार्डेड साइन का मतलब क्या है, अगर कहीं भी ट्रेन का पटरी बिछा हुआ है या कहीं रेलवे लाइन्स है, ठीक है, तो रेलवे लाइन्स के बीच में कहीं कहीं क्या होता है, रोड क्रॉस करता है। तो रोड क्रॉस करता है तो वहाँ पे फाटक होता है। तो अगर फाटक के पास कोई भी व्यक्ति उसको सुरक्षा के लिए रखा गया है, तो उससे कहेंगे गार्डेड है। मतलब जो रेलवे फाटक है वहाँ पे मेरा गार्ड है, तो गार्ड कर रहा है कि यहाँ पे जो है अगर ट्रेन गुजर रही है तो वहाँ पे वो गिरा दे, उसका जो केबिन होता है उसको बंद कर दे, ताकि कोई खतरा ना हो, दुर्घटना नहीं हो। अगर वो अनगार्डेड रहेगा तो वहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं रहेगा, तब वो ड्राइवर क्या करेगा, उसको खुद से ही ध्यान देना होगा कि कोई यहाँ से कोई दूसरा ट्रेन तो क्रॉस नहीं कर रहा है, या तो कोई दूसरा बस या कुछ भी नहीं जा रहा है, ताकि वो आसानी से पार कर सके बिना खतरा किए हुए, ठीक है। तो ये सभी साइन को दर्शाता है, और ड्राइवर देखता है और समझता है, उसके बाद वहाँ से ट्रेन क्रॉस करता है। अगर अनगार्डेड साइन दिया हुआ है तो आराम से ड्राइवर धीरे 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 गाड़ी को आगे बढ़ाएगा ताकि दुर्घटना से बचे। अगर गार्डेड साइन भी रहे तब भी उसको प्रिकॉशनरी पढ़ाया जाता है। तो ये आपका गार्डेड साइन का सिंबल है, ये पटरी है ना, तो यहाँ पे जैसे ही पटरी का सिंबल आए तो आपको समझना है ये गार्डेड साइन है, वहाँ पे कोई क्रॉसिंग पे गार्ड दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट आपका है अनगार्डेड साइन। तो अनगार्डेड साइन में क्या अंतर होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी का सिंबल बना रहेगा, देखो ना वहाँ पे पटरी बना है ना, यहाँ पे एक रेलगाड़ी छुक 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 करके बना दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई शेप रहे त्रिभुज के आकार में, तो उसे हम समझेंगे अनगार्डेड है। यहाँ का जो आपका क्रॉसिंग है वहाँ पे आपका गार्ड नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से ट्रेन को चलाना होगा, या कोई भी जो व्यक्ति पार करेगा उस रेलवे क्रॉसिंग को, तो वहाँ पे ध्यान से पार करेगा, ठीक। इसके अलावा आपका स्कूल है, तो स्कूल में ना, स्कूल का जहाँ पे रहेगा तो इस तरह से त्रिभुज बना रहेगा, वहाँ पे बच्चा दौड़ता हुआ दिखेगा। तो जब भी बच्चा दौड़ता हुआ दिखे कोई भी सिंबल के अंदर, तो समझ जाना वहाँ आसपास में ही कोई स्कूल होगा, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल जो आपके क्वेश्चन में था, ऑप्शन में था, तो उसको हम एक्सप्लेन कर दिए, आपको समझा दिए, ठीक। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन द हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। यहाँ पे आपको कह रहा है यदि पीड़िता को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा हो। देखो सिर में चोट लगा हो या जो भी लगा हो, लेकिन अगर उसको चोट लगा या दुर्घटनाग्रस्त होता है ना, तो उसका ना क्या होता है, फर्स्ट जो होता है 30 मिनट ना वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर 30 मिनट में उसका सही से इलाज मिल गया तो आदमी बच सकता है। अगर 30 मिनट के अंदर उसका इलाज नहीं हुआ, तो उपचार नहीं हुआ, तो आदमी मर सकता है। तो गोल्डन आवर कहें तो आपका राइट आंसर हो गया बी, करेक्ट आंसर है, गोल्डन आवर आपका बी होगा। इसको याद कर लीजिएगा या रट लीजिएगा, ठीक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग अच्छा से देख लो। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज अ कोमाज स्टेज। कोमा स्टेज क्या होता है ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वह सिर्फ सांस ले रहा है, सिर्फ जिंदा है, लेकिन ना तो उसका हाथ चल रहा है, ना तो पैर चल रहा है, ना तो कुछ समझ रहा है, मतलब वो जिंदा लाश है, बस वो श्वास सिर्फ ले रहा है। तो नहीं बोलता है कि बहुत सारा जो ये बर्फीला क्षेत्र में भालू रहता है तो 6 महीने तक सोता है, 6 महीने तक जागता है। तो जब जाग रहा है ना तो बहुत सारा खाना खा लेता है, उसके बाद 6 महीने तक मांद में सोने के लिए चला जाता है। तो इसी प्रकार का कंडीशन समझिए आप कि बहुत दिनों तक लगातार जब वो सिर्फ सांस ले रहा हो, बस ये समझिए कि उसका नफ्स तो चल रहा है, लेकिन उसका उसको होश नहीं। अगर उसको कोई हाथ पैर को काट भी दे तब भी उसको पता चलेगा नहीं, अगर कोई मार भी दे तभी पता चलेगा नहीं, कुछ भी कर दे उसको कोई पता नहीं चलेगा। तो इन सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वो कोमा स्थिति में। तो आप ऑप्शन देखो, बेहोश रहना को कोमा स्थिति नहीं कहते, क्योंकि बेहोश है ना तो कुछ देर में उसको होश आएगा, वो कुछ समझेगा, फिर वो जैसा था वैसा हो जाएगा। तो बेहोश में हम कोमा की स्थिति नहीं कहेंगे।
होश में रहने पर बुलाने पर उत्तर ना देना। ये तो होता है कि कहीं और दिमाग उसका है, तो जब बुला रहे हैं तो वो नहीं सुन पा रहा, तो यह भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, सांस लेने, ये तो बिल्कुल बेतुका आंसर है, ये तो पूरी गलत दिया है, 3-4 बार गलत करो इसको। लास्ट आपका ऑप्शन है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। संवेदनहीन यहाँ पे दिया है ना, मतलब उसमें कोई संवेदना है ही नहीं, उसको चुट्टी काटो चुट्टी नहीं कटेगा, उसको कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कोमा में चला गया। लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स। टोटली क्या हो गया, सेंसलेस हो गया, उसका पूरा सेंस जो है ना कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो इन सिचुएशन को हम कहते हैं वो कोमा में चला गया। जैसे आप लोग को हम चित्र भी दिखाते हैं, चित्र में देखो जब कोई व्यक्ति कोमा में जाता है, देखो किस तरह से यहाँ पे कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया, उसका हाथ पकड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, आराम से आंख मूंदे है तो मूंदे रहेगा, बस उसका सिर्फ श्वास चलेगा, चुपचाप रहेगा। जैसे देखो कोई भी इसका बीवी होगी या कोई इसका हस्बैंड है तो कोमा में गया है, तो इससे बात करने के लिए आया, इसको देखने के लिए आया, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसी प्रकार दूसरा फिगर आप लोग देखो, यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, सिर्फ श्वास ले रहा है यहाँ पे मास्क लगा करके, और ये चुपचाप है, किसी पूरा दुनियादारी से अलग है, आंख मुंदा हुआ है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ कर देगा। तो इस तरह से बाबू आज का क्लास हम खत्म करते हैं। तो खत्म आपका पूरा मॉड्यूल 1, आप जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ना, फर्स्ट सेम में 6 मॉड्यूल है, जिसमें से पहला मॉड्यूल आज कंप्लीट कर दिए 28 क्वेश्चन के, उसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हम जैसे ही ये खत्म होगा, ये खत्म तो हो ही गया, तो नेक्स्ट मॉड्यूल हम क्या करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर जिसको वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरे पास ये सभी बच्चा जो है आता रहे। तो बाबू आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल।